संधान ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार। आज का विषय है ऐतिहासिक नाटक। तो हम ऐतिहासिक नाटक के अंतर्गत सबसे पहले हम नाटक शब्द की निष्पत्ति और उसके मत के बारे में हम देखेंगे। यानी नाटक यानी अनुकरण एवं अभिनय करना मानव की सहज प्रवृत्ति है। बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। युवक भी समाज से अनुकरण करता है। जैसे बच्चा समाज का अनुकरण करता है, समाज से जो देखता है उसको करने का पूरा प्रयास करता है, उसी प्रकार जो बच्चे हैं, युवक हैं, बच्चे बड़े होकर के युवक बनते हैं तो अमुक उनके अंदर जो आदतें आ जाती हैं। तो आदतें दो प्रकार की, अच्छी और ख़राब। तो यदि अच्छी आदतें आती हैं तो उससे काफ़ी अच्छा होता है। तो अनुकरण जो है ये मूलतः इन्हीं प्रवृत्तियों से नाटक का जन्म हुआ है। नाटक शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत हैं। इन्होंने अपनी सर्जना में लिखा है कि इसके पूर्व भी नाटक लिखे गए, इसके पूर्व भी नाटक लिखे गए। नाटक लिखने वाले आचार्य भरत जी इसके प्रमुख हैं। तो हम भारतीय नाटक की उत्पत्ति के बारे में हम देखें कि भारतीय नाटक जो है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। यह तो साहित्य की प्रत्येक विद्या में मानव ने अंतःप्रेरणा से कार्य किया है। नाटक की उत्पत्ति के मूल में भी मुख्यतः 4 मनोवृत्तियाँ काम कर रही हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये मनोवृत्तियाँ हैं अनुकरण की प्रवृत्ति, पारस्परिक परिचय द्वारा आत्मविस्तार की प्रवृत्ति, जाति या समुदाय की रक्षा की प्रवृत्तियाँ, आत्म मिथ्याभिव्यक्ति की प्रवृत्ति अस्पष्ट है। इन चारों प्रवृत्तियों का संबंध मानव हृदय से है। आपको पता होगा कि जैसे कोई भी काम जब हृदय से किया जाता है तो उसमें हमको संपूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। किसी भी काम को, नाटक हो या कोई भी विद्या हो, उसमें हम अपने काम को दिल से करते हैं। नाट्य कला की उत्पत्ति के लिए इन चारों प्रवृत्तियों को स्वीकार कर लेने पर भी, जैसा कि पहले निर्देश किया जा चुका है, कुछ बाह्य परिस्थितियाँ भी कारण में रही हैं। भारतीय नाटक की उत्पत्ति के मूल में ये कौन कौन सी परिस्थितियाँ रही हैं, इस विषय में विद्वानों ने पर्याप्त मतभेद व्याप्त है। विद्वानों में जो मतभेद व्याप्त है, जैसे डॉक्टर रिजवे की मान्यता है, डॉक्टर रिजवे एक विद्वान है, उनकी मान्यता है कि नाटकों का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ है। मृत वीरों की पूजा से हुआ, ये बता रहे हैं। दूसरा मत है प्रोफेसर हिलेप्रा तथा प्रोफेसर स्टेनकोनो कहते हैं कि भारतीय नाटकों की उत्पत्ति के मूल में लौकिक एवं सामाजिक उत्सवों को स्वीकार करते हैं। लौकिक और सामाजिक उत्सवों को, यानी सामाजिक स्तर पे समाज के अंदर जो उत्सव मनाए जाते हैं, चाहे वो जन्म का उत्सव हो या अन्य कोई विवाह का उत्सव हो, प्रसंग हो, वो जो मनाए जाते हैं उसको स्वीकार करते हैं। इसके अलावा तीसरा मत है डॉक्टर पिशेल का, जो भारतीय नाटकों का उदय कठपुतलियों के नाच से हुआ ऐसा मानते हैं। जो कठपुतलियाँ हैं उनके द्वारा उनके नाच, जो उनके नृत्य दिखाए जाते हैं, उनसे हुआ है। क्योंकि बृहद कथा, महाभारत तथा राजशेखर विरचित बाल रामायण में कठपुतलियों के नाच के प्रचलन की बात कही गई है। जो बाल रामायण है उसमें कठपुतलियों के द्वारा जो प्रचलन, जो प्रचलित है, उसके द्वारा बात कही गई है। उस बात का स्पष्टीकरण अर्थात उल्लेख किया गया है। तो ये हमको समझना होगा कि नाटक कहाँ से, किस रूप में, किस प्रकार से आए। अब देखें बाबू गुलाब राय जी के बारे में। बाबू गुलाब राय जी का मत है, ये सब कल्पनाशील विद्वान इस बात को भूल जाते हैं कि भारतवर्ष में धार्मिक, सामाजिक और लौकिक कृतियों में ऐसा भेद नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं। भारतवर्ष में धर्म मानव जीवन का अंग है। जो धर्म है वो मानव जीवन का अंग है, उससे प्रत्येक मनुष्य जुड़ा हुआ है। अब हम आगे देखें कि जो भारतीय प्राचीन नाटक साहित्य है, जो हमारा प्राचीन नाटक साहित्य है, उसमें कुछ हम संस्कृत
से भी जुड़े हुए हैं। जैसे पाणिनि ईस्वी सन 400 वर्ष पूर्व में अपनी अष्टाध्यायी रचना उन्होंने लिखा, जिसमें कृशासव और शिलासीन नाम के दो नट सूत्रकारों के नाम का उल्लेख किया उसमें। इसके पश्चात हरवंश पुराण में भी राम जन्म तथा कौबेर रंभाभिसार आदि नाटकों के खेले जाने का विस्तृत वर्णन है। जो नाटक हुए उसके बाद रंगमंच पे भी नाटकों को प्रदर्शित किया गया विविध प्रकार के पात्रों के द्वारा, जिसे समझने में हमें आसानी हुई, हम उसको समझ सके। इसके बाद जो भास रचित कुल 13 नाटक है। भास ने 13 नाटकों की रचना की, जिसमें आपको विदित होगा कि प्रतिमा नाटक और स्वप्न दत्वा उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। कालिदास के नाटकों में, कालिदास जी संस्कृत साहित्य के दिग्गज माने जाते हैं, तो इनके नाटकों में विशेष रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम और उर्वशियम तथा मालविका अग्निमित्र आदि प्रसिद्ध है। कालिदास के बाद संस्कृत नाटकों की संख्या बढ़ी है। कालिदास जी ने इन नाटकों को लिखना प्रारंभ किया, उसके पश्चात लेखकों की संख्या भी बढ़ी है और काफ़ी प्रमाण में नाटक लिखे गए हैं। इसके बाद बहुभूति, हर्षवर्धन, भट्टनारायण, विशाख दत्त आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने नाटक के द्वारा समाज को एक नई दिशा दी, नई प्रेरणा दी, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अब ये था संस्कृत में नाटकों के विषय में विद्वानों के द्वारा लिखे गए नाटक और उसमें योगदान देने वाले महत्वपूर्ण विद्वान। अब हिंदी में नाटक साहित्य के बारे में देखें कुछ विद्वानों के मत। डॉक्टर दशरथ ओझा ने अपने शोध प्रबंध, उन्होंने रिसर्च वर्क किया अपने शोध प्रबंध हिंदी में नाटक का उद्भव और विकास। जो नाटक का उन्होंने जानने की कोशिश की कि नाटक क्या है, नाटक का उद्भव और विकास क्या है, उसमें उन्होंने गए सुकुमार रास को हिंदी का प्रथम उपलब्ध नाटक माना है। ओझा जी के मतानुसार ये जो गए सुकुमार रास को हिंदी का प्रथम उपलब्ध नाटक माना है कि उन्होंने जो अपने ज्ञान के द्वारा रिसर्च किया उसके आधार पर उन्होंने उसे प्रथम माना। इसकी रचना संवत 1286 में हुई। ओझा जी ने इस रास के सभी तत्वों को विद्यमान बताया है। डॉक्टर दशरथ ओझा जी ने इस रास के जो सभी महत्वपूर्ण तत्व हैं उन सभी को विद्यमान बताया हुआ है। इसकी भाषा पर राजस्थानी हिंदी का बहुत अधिक प्रभाव है। इसमें अक्सर देखा गया है जो विद्वान जिस बेल्ट से, जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र से वो होते हैं, उस भाषा का उसमें प्रभाव होता है। उसी प्रकार इसमें राजस्थानी भाषा का विशेष प्रभाव देखने को हमें मिलता है। तो इसके अलावा नाटकों के विविध क्षेत्र हैं, जैसे हिंदी मैथिली नाटक। तो इसमें डॉक्टर दशरथ ओझा जी ने इस प्रकार के नाटक रचनाकार महाकवि विद्यापति जी के थे। इन्होंने कई नाटकों की रचना की, जिसमें गोरक्ष विजय नाटक उपलब्ध है। अब हिंदी मैथिली नाटक के साथ साथ उस दौर में रासलीला नाटक भी लिखे गए। तो रासलीला नाटकों की रचना प्रायः भक्ति काल में हुई, ऐसा विद्वानों का मत है। इस प्रकार के नाटकों का क्षेत्र ब्रज प्रदेश रहा, वही इन नाटकों का विकास हुआ ब्रज क्षेत्र में। अक्सर जिस भाषा का, जिस क्षेत्र में या जिस क्षेत्र की भाषा होती है, उस क्षेत्र में, उस साहित्य में उसकी झलक पाई जाती है। श्री नंददास गोवर्धन लीला, श्री नंददास ने गोवर्धन लीला तथा श्याम सगाई लीला अति प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
श्री ध्रुवदास जी ये कृष्ण भक्त हैं, ये कृष्ण भक्त हैं। इसमें ध्रुवदास तथा चाचा वृंदावन ने लगभग 40-50 लीलाओं की रचना की। इनके उपरांत ब्रजवासी दास ने 74 लीलाएं लिखी, नाटक के स्वरूप में 74 लीलाएं लिखी। इन्हीं लीला नाटक के आधार पर नरसिंह लीला, भगीरथ लीला, प्रसाद लीला, दान लीला आदि लीला नाटक के आधार पर रचना हुई, जो हमें नाटक साहित्य में उपलब्ध है, जिसे हम रास लीला नाटक के रूप में जानते हैं। इन नाटकों की अलग अलग प्रकार हैं, दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं आपको। अब इसके बाद भारतेंदु युग और हिंदी नाटक का दौर आया। हिंदी नाटक का प्रारंभिक काल माना जाता है। भारतेंदु युग जो है हिंदी नाटक का प्रारंभिक काल, इसे हम मान सकते हैं। भारतेंदु काल राष्ट्रीय जागरण तथा नव सांस्कृतिक चेतना का उन्मेष युग। इससे जहाँ तक जन सामान्य में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ, वह दूसरी ओर सामाजिक और धार्मिक जागरूकता आई। नव जागृति से संक्रमण काल से में जनजीवन में राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक चेतना के लिए उस युग में नाटकों का माध्यम अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। हम देखें, भारतेंदु बाबू ने अपने पिता गोपाल चंद्र द्वारा रचित नहुष नाटक, जो सन 1841 में लिखा गया, उसे हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। भारतेंदु के पिता के द्वारा, गोपाल चंद्र जी के द्वारा जो नहुष नाटक लिखा गया है, उसको हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। फिर लक्ष्मण सिंह ने सन 1861 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद प्रकाशित किया। ये ऐसा भी दौर है जिसमें अब हमारे हिंदी के विद्वानों के द्वारा संस्कृत के कई नाटकों का अनुवाद किया गया और अनुवाद के द्वारा हमारे समाज को के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भारतेंदु के नाटक सत्य हरिश्चंद्र, धनंजय, विजय, मुद्रा राक्षस तथा कर्पूर मंजरी, ये 4 नाटक हैं और ये चारों अनुदित हैं। अपने मौलिक नाटकों के माध्यम से उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों का पर्दाफाश किया। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों के माध्यम से समाज में जो कुरीतियाँ, बुराइयाँ काफ़ी पैमाने पर फैल चुकी थी, उनको एक नई दिशा दी, एक नया आयाम दिया, जिसका काफ़ी प्रभाव पड़ा और समाज में एक परिवर्तन आया। ये पहला कदम भारतेंदु जी का हिंदी साहित्य में हुआ। अब इसके बाद द्विवेदी युग प्रारंभ हुआ और हिंदी नाटक का दौर शुरू हुआ। दूसरा, नाटकों की जो प्रगति पकड़ी द्विवेदी युग में आकर पुनः लुप्त सी हुई। इसके बाद लुप्त सी हुई, ऐसा लगा कि गति मंद हो रही है। भारतेंदु युग के बाद ये थोड़ा मंद गति से हुई। द्विवेदी जी का दृष्टिकोण सुधारवादी या नाटकों में सात्विक वृत्ति वाले महापुरुष रहे। इन्होंने महापुरुषों को ध्यान में रखते हुए रचनाएं की, जैसे उनके चरित्र के विषय में, उनके कार्य कर्म क्षेत्र के विषय में। उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं: जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का तुलसीदास, वियोगी हरि का प्रबुद्ध यामुने, मिश्र बंधुओं के द्वारा शिवाजी आदि प्रकार के नाटक हैं। अब हम बद्रीनाथ भट्ट के बारे में देखें, जिसमें मिस अमेरिका विवाह विज्ञापन नामक नाटक लिखा, जिसमें रीतिकालीन अश्लीलता और पाश्चात्य सभ्यता पर प्रकाश डाला है। इन्होंने अलग संस्कृति, अलग प्रकार के आयामों के द्वारा अपना प्रस्तुतिकरण दिया। अब इसके पश्चात मौलिक नाटकों का अभाव। इस विषय में हम देखें कि मौलिक नाटकों का क्या भाव रहा। तो मैं
अनुवाद मौलिक नाटकों का अभाव में अनुवाद परंपरा चली। ये कैसी परंपरा चली जिसमें दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषाओं में अनुवाद हुए, जिसमें मुख्य विद्वानों में बाबू सीताराम ने नागानंद, मृषकटिक तथा मालती माधव का अनुवाद किया। रूप नारायण पांडे और रामकृष्ण वर्मा ने बंगला से द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों का अनुवाद करके प्रस्तुत किया। नाथूराम प्रेमी और धन्य कुमार जैन ने भी कई बंगला नाटकों का अनुवाद किया। गंगा प्रसाद पांडे, गोपीनाथ पुरोहित, मथुरा प्रसाद उपाध्याय आदि ने अंग्रेजी नाटकों को अनुदित किया। नाटकों में शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद प्रमुख रूप से किया गया, जो इंग्लिश में दिग्गज माने जाते हैं, ऐसे शेक्सपियर जी, जैसे हिंदी में उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी, वैसे ये जो इनके शेक्सपियर जी के जो नाटक हैं उनका अनुवाद बड़े पैमाने पर हुआ। इसके पश्चात एक नया दौर शुरू हुआ, प्रसाद युग और हिंदी नाटक, जो ऐतिहासिक नाटकों का प्रारंभ हुआ। हिंदी नाट्य साहित्य को प्रौढ़ रूप देने का श्रेय जयशंकर प्रसाद जी को जाता है। प्रसाद जी ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटकों की रचना की। प्रसाद जी के दर्जन से अधिक यानी 12 से अधिक नाटक हैं, जिनका रचनाक्रम अनुसार नाटकों के नाम निम्नलिखित हैं। जैसे सज्जन, ये उन्होंने 1910 में लिखा। उसके बाद कल्याण